नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशान स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार की जुगाड़ क्लासेस, जहां आपको मिलता है जनरल कम्युनिकेशन का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। जैसा कि करंट अफेयर का दौर जारी था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 सितंबर का करंट अफेयर। और आपको पहले बता देते हैं, जो करंट अफेयर पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर का मतलब सिर्फ करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर के साथ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करके पढ़ना है। और ये करने का तरीका कैसे होता है, ये आपको आज क्लास में समझ में आ जाएगा, जो आज पहली बार करंट अफेयर देख रहे हैं। कृपया कर बोरिंग ना लगे, इसीलिए लास्ट में एमसीक्यू कराया जाएगा। और बस ध्यान लगा के, आँख खुला करके, दिमाग खोल के आप आराम से देखें, समझने की कोशिश करें। और जो भी आपको गलत सही अच्छा बुरा जो भी है, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें आप। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10 सितंबर का करंट अफेयर। 10 सितंबर का करंट अफेयर। तो पहला सवाल है सर, पहला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट हैं, तो इसमें एक हाईकोर्ट का बात कर रहे हैं। बम्बई हाईकोर्ट या मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल का जवाब आता होगा, कोशिश करें आप खुद से देने का। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका जो आंसर है वो आपका है चंद्रशेखर। इसका जो आंसर है वो कौन है? चंद्रशेखर। पूरा नाम इनका श्री चंद्रशेखर है, श्री चंद्रशेखर है। चलिए, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं हाईकोर्ट के बारे में। हाईकोर्ट के बारे में चलिए, अनुच्छेद 214 कहता है, 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो बताइए, किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट होना चाहिए? जल्दी बताइए, किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको बोलना है कौन? वो है आपका अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 214 के तहत वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या जो है वो है 25। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो कितना बोलना है? 25 है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन था और किस अधिनियम के तहत बना, ये भी हम आपको बताते हैं। चलिए, हम हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का इतिहास जान लेते हैं। उच्च न्यायालय का इतिहास जान लेते हैं। इतिहास जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए सर, भारत में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत, हिंदी में कहते हैं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम। और ये अधिनियम ब्रिटेन के संसद से कब पारित हुआ था? 1861 में। तो भारत में कानून व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया 1861 में, और जिसके तहत 1862 में 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना की। 3 शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना की। 3 शहर में कौन कौन? तो चलिए हम देखते हैं। पहला कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई। दूसरा आपका मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और तीसरा मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई। मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई। और तीनों की स्थापना कब हुई? 1862। लेकिन अब सवाल आता है कि मान के चले सर, मेरे से सवाल पूछ दे कि भारत का पहला हाईकोर्ट कौन था, तो आप रट्टा मारेंगे, तो रट्टा मार लिए हैं कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास हाईकोर्ट तीनों बना 1862 में। किस एक्ट के तहत? तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा बोलेगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बोलेगा इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत। लेकिन अगर आप साल देखते हैं 1862 में, तो तीनों की स्थापना 1862 में हुई। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको मंथ या डेट पता चल जाता है तो हम बता देंगे पहला कौन था, दूसरा कौन था। तो हम बड़ा सिंपली करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1 जुलाई 1862 को। बंबई हाईकोर्ट की स्थापना हुई 14 जुलाई 1862, 14 अगस्त 1862। और मद्रास के हाईकोर्ट की स्थापना हुई 15 अगस्त 1862। यानी अब आपका सवाल यहाँ आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला हाईकोर्ट कौन था, तो निश्चित तौर पर उसका आंसर क्या जाएगा? उसका आंसर जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। कब स्थापना हुआ? 1 जुलाई 1862। बंबई हाईकोर्ट, जो आज का सवाल था कि बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, जिसका आंसर था श्री चंद्रशेखर। तो बंबई हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1862 को। और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1862 को।
यानी तीनों 1862 में हुआ, लेकिन सबसे पहला जो भारत का हाई कोर्ट है वो कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट। लेकिन आपको अब ये सवाल आता है, सर हम लोग रहते हैं बिहार में, और बिहार से बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार टीचर के एग्जाम में, बिहार एसएससी के एग्जाम में आने का संभावना प्रबल है। तो हम जान लेते हैं कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। तो पटना हाईकोर्ट जो है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो हुई है वो हुआ है 3 फरवरी 1916 को। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 को। और आपको पता है कि पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे सर एडवर्ड मायरा चेम्सफोर्ड। तो याद रखना है। तो पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मायरा चेम्सफोर्ड। कब पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था? याद रहे सर, केवल साल याद रखने से नहीं होगा, डेट सही दे देता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। 1 फरवरी 2016, 1916, 2 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 या 4 फरवरी 1916। तो इसका जवाब क्या है? 3 फरवरी 1916। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मायरा चेम्सफोर्ड। तो उम्मीद करते हैं ये हाई कोर्ट का सवाल आपको समझ में आएगा। चलिए फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो सवाल मेरा क्या था? बम्बई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? वो है चंद्रशेखर। पूरा नाम है श्री चंद्रशेखर। और हर राज्य में एक एक हाई कोर्ट होगा, चाहे पटना हो चाहे कलकत्ता हो। वो किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई? अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और उच्चतम न्यायालय के इतिहास का बात करें तो भारत का जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो एक अधिनियम के तहत हुई, जिसका नाम क्या था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। कब? 1861। और कब बना? 1 साल के बाद बना सर, क्योंकि आपको पता है कि उच्च न्यायालय का जो बिल्डिंग होता है वो छोटा मोटा बिल्डिंग नहीं होता है जिसको 1 महीना या 2 महीना में तैयार किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का बिल्डिंग थोड़ा बड़ा होता है तो बनाने में समय लगेगा, इसलिए साल चेंज हो गया। 1861 से क्या हो गया? 1862। और 1862 में 3 शहर में आपका स्थापना हुआ हाई कोर्ट का। कौन कौन? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का, तीनों का 1862। लेकिन कैसे पता चलेगा कौन पहला है कौन दूसरा है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1 जुलाई 1862, बम्बई हाईकोर्ट की स्थापना हुई 14 अगस्त 1862 और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई 15 अगस्त 1862। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मायरा चेम्सफोर्ड। सर एडवर्ड मायरा चेम्सफोर्ड। तो आज का सवाल मेरा है जो कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि बम्बई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के अलावा किस किस अन्य राज्य का उच्च न्यायालय है? फिर से मेरा सवाल सुनिए। बम्बई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र की जनता का उच्च न्यायालय कहाँ होगा? बम्बई होगा। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सा राज्य है जिसका हाई कोर्ट बम्बई ही है या बम्बई हाई कोर्ट ही है? तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आपको ये पीडीएफ रोजगार के जुगाड़ चैनल में भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे। जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो कृपया कर जुड़ जाइए, जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं। और यार सर, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, जो कि यहाँ भी बताया गया था और यहाँ भी बताया गया था। तो अगर पूछता है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है तो कितना बोलना है? 25 बोलना है। तो आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आराम से पढ़िए। देखिए, स्पोर्ट्स से एक सवाल तो आना पक्का है। तो 2025 में यूएस ओपन, आपको पता है सर ये आपका लॉन टेनिस का गेम है। ये आपका लॉन टेनिस का गेम है जिसको हम लोग आमतौर पे क्या बोलते हैं? टेनिस ही बोलते हैं। यूएस ओपन यानी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में होता है, इसीलिए इसका नाम है यूएस ओपन। 2025 में यूएस ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? उसका नाम है अरीना सबलेंका। उसका नाम क्या है? अरीना सबलेंका। इसने किसको हराया था? इसने हराया था अमांडा अनीसिमोवा को हराया था। और ये जो है इनका संबंध जो है वो है बेलारूस से। यूरोप का एक देश है जिसका नाम है बेलारूस। तो यार है सर, टेनिस से एक सवाल, ग्रैंड स्लैम से एक सवाल आता है, तो याद रखिए सर 2025 में यूएस ओपन महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो अरीना सबलेंका। क्या है? सबलेंका। तो याद रखना है अरीना सबलेंका। चलिए तो हम जान लेते हैं यूएस ओपन के बारे में। तो यूएस ओपन एक लॉन टेनिस का एक खिताब है। और इस कप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 1881 में। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो खेला जाता है, ये खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट में।
हार्ड मतलब क्या होता है, सख्त, यानी मिट्टी का रहेगा आपका, बहुत हार्ड कोर्ट रहेगा। तो यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई, 1881 में हुई। और किस कोर्ट में खेला जाता है, जैसे एक होता है क्ले कोर्ट, क्ले को बोलते हैं मिट्टी, तो एक क्ले कोर्ट होता है। एक होता है ग्रास कोर्ट, यानी हरा हरा घास जो होता है, जो विंबलडन खेला जाता है। और एक होता है हार्ड कोर्ट, यानी सख्त कोर्ट होता है, वो खेला जाता है किसमें, यूएस ओपन। तो यूएस ओपन की स्थापना कब हुई, 1881 में हुई। और किस कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और महिला सिंगल्स किसने जीता, अरीना सबलेंका। और आपको पता है सर, पुरुष सिंगल किसने जीता, पुरुष में सिंगल्स किसने जीता, तो पुरुष में जीता कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज ने जीता, अल्काराज ने जीता। तो यार है सर, ये आगे आ जाएगा कि 2025 में यूएस पुरुष सिंगल ओपन का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्काराज ने जीता। तो उम्मीद करते हैं आज का सवाल समझ में आया होगा। तो 2025 में यूएस महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता, अरीना सेबलेंका ने जीता। किस देश की थी, बेलारूस की थी। और किसको हरा के जीता, अमांडा अनीसोमा को हरा के जीता। और यूएस ओपन खिताब जो है वो कब शुरुआत हुआ, 1881 में हुआ। और किस कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो और यार है सर, देखिए एक चीज जो आपको बार बार एग्जाम में आता है, वो एग्जाम में ये आता है कि टेनिस की दुनिया में, टेनिस की दुनिया में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। अभी ग्रैंड स्लैम क्या होता है, जो टेनिस की दुनिया में 4 जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं, ये 4 सर्वोच्च प्रतियोगिता होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं। जैसे फिर यहाँ पर सर क्रिकेट में बहुत कुछ होता है, एशिया कप होता है क्रिकेट में, बॉर्डर गवास्कर कप होता है आपका, अभी जो हुआ था आपका तेंदुलकर और एंडरसन कप होता है। लेकिन आईसीसी जो वर्ल्ड कप कराता है उसका वैल्यू क्या है, अलग है, उसका जो वैल्यू है। जैसे आज आपका मैच है, आपका इंडिया वर्सेस यूएई का मैच है, तो क्या है, एशिया कप है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि एशिया का ही देश भाग लेता है। और वहीं आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप होता है, 50 वर्ल्ड कप होता है या टेस्ट चैंपियनशिप होता है, उसका अलग वैल्यू है। उसी तरह टेनिस में बहुत सारा खिताब होता है, लेकिन उसमें जो मेजर जो है वो 4 ग्रैंड स्लैम है। वो कौन है, 4 ग्रैंड स्लैम है। तो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम है। दूसरा का नाम है आपका फ्रेंच ओपन, दूसरा का नाम है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रांस के द्वारा किया जाता है इसीलिए फ्रेंच ओपन है। तीसरा का नाम है विंबलडन, तीसरा का नाम क्या है, विंबलडन। और चौथा का नाम है यूएस ओपन, यूएस ओपन। अगर आप देखिएगा ना, हम चारों को सजाए हैं, चारों को सजाए पता है किस लिए, एक साल में चारों ग्रैंड स्लैम होता है। और साल का पहला ग्रैंड स्लैम क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन होता है, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद क्या होता है, विंबलडन। विंबलडन के बाद क्या होता है, यूएस ओपन। यानी आप बोल सकते हैं चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे आखिरी में जो ग्रैंड स्लैम होता है वो कौन है, यूएस ओपन। और सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप देखिएगा सर, सीजीएल में ही क्रम में बोलता है सजाने कि 4 जो ग्रैंड स्लैम होता है वो वर्ष में जो शुरू होता है उसके आधार पे आप सजाइए। तो पहले क्या बोलना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद करना कितना आसान तरीका है, हम कैसे याद किए, तो आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, चारों में सबसे पहले ए आता है, तो निश्चित तौर पे क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो दूसरा में आप बताइए एफ आता है, डब्ल्यू आता है कि भी आता है, यू आता है, तो आप पाइएगा सबसे पहले कौन आता है, एफ। लेकिन अब तीसरा और चौथा में फंस गए आप, क्योंकि सर आपको पता है यू पहले आता है और डब्ल्यू बाद में आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन चलिए पहला दो तो कम से कम ठीक हुआ ना। तो यार है सर, साल का पहला ग्रैंड स्लैम का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम। साल का दूसरे ग्रैंड स्लैम का नाम है फ्रेंच ओपन। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम का नाम है विंबलडन। और साल के चौथे ग्रैंड स्लैम का नाम है आपका यूएस ओपन। यानी यूएस ओपन जो है ये आखिरी ग्रैंड स्लैम था। अब जो होगा ग्रैंड स्लैम वो होगा नेक्स्ट ईयर 2026 में, और उसका नाम क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्रैंड स्लैम समझ में आया। और यार ये सर, चारों ग्रैंड स्लैम से एक सवाल तो पक्का आता है कि पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता, पुरुष में फ्रेंच ओपन 2025 किसने जीता, पुरुष में विंबलडन 2025 किसने जीता, यूएस ओपन 25 किसने दिया, पुरुष में भी देता है, महिला में भी जीता देता है। तो महिला में जीती कौन, अरीना सबलेंका। और पुरुष में कौन जीता, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, एक बार आराम से इसको देखिए, और कोई भी दिक्कत हो आराम से आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे, अपना सवाल लिखे, उसका जवाब मिलेगा आपको। अब आते हैं तीसरा सवाल, अब आते हैं तीसरा सवाल। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन, लिथियम आयन को ऐसे लिखते हैं LI फिर ION, लिथियम आयन बैटरी निर्माण प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई।
या शुरू कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा लिथियम, आपको पता है सर, जैसे मेरा फ़ोन है, फ़ोन में जो बैटरी है जो रिचार्जेबल होता है, लैपटॉप में जो बैटरी होता है, आपके घर में जो बैटरी होता है जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं आराम से, वो किससे बना होता है? वो बना होता है लिथियम से। वो क्या होता है? लिथियम एक हल्का धातु होता है जो बहुत लंबे देर तक चलता है। तो लैपटॉप, फ़ोन, आपका इन्वर्टर बैटरी में, टोटो में, आपका ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है, सबका जो बैटरी बना होता है किससे बना होता है? लिथियम का बना होता है। तो यार ऐसे भारत ने सबसे बड़ा लिथियम फैक्ट्री डाला है, उसका आंसर है हरियाणा। उसका आंसर क्या है? हरियाणा। चलिए जान लेते हैं हरियाणा में कहाँ, चलिए जान लेते हैं हरियाणा में कहाँ। तो यार ये सर भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? वो है हरियाणा। अब हरियाणा में कहाँ? सोहना, सोहना नामक जगह है, सोहना नामक जगह है। अब सवाल आता है सर लिथियम बैटरी का ही निर्माण क्यों? लिथियम बैटरी का निर्माण ही क्यों? चलिए लिथियम के बारे में जानते हैं, लिथियम के बारे में जानते हैं, जिसको हम ALI से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 3। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। और आपको ये पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का, सबसे हल्का धातु वो है लिथियम। वो कौन है? लिथियम। याद रहे सर, SSC CGL 2022 का प्रीवियस सवाल है कि पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन होता है? लिथियम होता है। सबसे हल्का धातु कौन होता है? लिथियम होता है। तो सबसे लाइटेस्ट जो आपका मेटल है वो पीरियोडिक टेबल में वो कौन है? लिथियम है। इसीलिए लिथियम का जो प्रयोग होता है ये हल्का भी होता है और इसमें जो बैटरी चार्ज करने की कैपेसिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ़ोन मेरा चार्ज है लेकिन हम क्या किए? ऑफ कर दिए। फ़ोन क्या किए? ऑफ कर दिए। तो क्या लगता है तुरंत मेरा बैटरी खत्म हो जाएगा? 2 दिन के अगर मेरा बैटरी चार्ज है, अगर 2 दिन के बाद भी अगर हम खोलें तो मेरा क्या होगा? मेरा अगर 80% था तो मेरा 30% हो जाएगा। धीरे 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 करके अपना चार्जिंग होता है, धीरे धीरे करके चार्जिंग होता है। अगर वो बैटरी किससे बना हो? लिथियम का बना हो। इसीलिए जो आपके भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? सोहना में। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का धातु कौन है? वो है आपका लिथियम। वो कौन है? लिथियम है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल की। अगर इसकी शॉर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं लिथियम से। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम। एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर इसका है 3। हल्का होता है सर, इसका जो कलर होता है लिथियम का वो होता है वाइट सिल्वर कलर। वाइट सिल्वर कलर होता है इसका, और हल्का होता है, काफ़ी लाइट इसका वेट होता है, लाइट वेट होता है। इसीलिए बैटरी बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है लिथियम का। बैटरी बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है लिथियम का। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है सर। आमतौर पे कोई इंसान यहाँ टीचर बनना नहीं चाहता। खैर अब अलग बात है कि बिहार सरकार ने बड़ा वैकेंसी निकाला है आपका TRE 01.0, 2.0, 3.0। तो टीचर का वैल्यू बढ़ा है और पैसा भी ठीक ठाक दिया जा रहा है। 45,000 46,000 मिल रहा है, तो कम सैलरी तो नहीं है। बिहार पुलिस और MTS से तो कहीं ज़्यादा सैलरी है आपका बिहार टीचर का। लेकिन फिर भी टीचर का उतना वैल्यू नहीं है जितना आपका अमेरिका और इंग्लैंड में है, वेस्टर्न कंट्री में है। यहाँ ड्रीम जॉब नहीं होता है आपका कि हमको टीचर बनना है। हाँ, अब धीरे धीरे ड्रीम जॉब हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे वेतन क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका में जो, या US में आपका जो, या UK में जो वेतन है टीचर का, प्रोफेसर का, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितना यहाँ राष्ट्रपति का वेतन है वहाँ प्रोफेसर का वेतन है। इसीलिए बच्चा चाहता है कि हम प्रोफेसर बने, टीचर बने। यहाँ दिखता है कि कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है या सबसे आसान एग्जाम है तो भैया टीचर का एग्जाम दे दो। लेकिन अब टीचर का एग्जाम भी आसान रहा नहीं, उसमें भी आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, पूरा अपना 100% देना पड़ेगा। तो एक राज है आपका भारत का, उसने क्या किया? उसने ये घोषणा की कि सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की घोषणा की गई। यानी उस राज्य में जितने भी शिक्षक हैं, अगर उनको कोई बीमारी होती है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी जाइए, आपका 1 रुपया लगेगा नहीं, यानी कैशलेस। बस आपको दिखा देना है कि आप उस राज्य के अंदर सरकारी टीचर है, उस राज्य के अंदर सरकारी, केवल सरकारी टीचर को, प्राइवेट टीचर को नहीं। तो इसका आंसर है आपका यूपी। इसका आंसर है यूपी। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर, आपको पता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, 2025 को ये घोषणा किया था कि उनके राज्य में जितने भी सरकारी टीचर हैं, सरकारी प्रोफेसर हैं, उनको कोई भी बीमारी होती है, बड़ा से बड़ा बीमारी, छोटा से छोटा बीमारी होती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाए या सरकारी हॉस्पिटल में दिखाए,
उनका 1 रुपया लगेगा नहीं, उनका कैशलेस, यानी उनको कैश देने की जरूरत नहीं है, बस दिखा देना है कि हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं, बस उसका जो आएगा खर्चा आएगा वो यूपी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ताकि लोग टीचर को थोड़ा सा सम्मान नज़र से देखें और टीचर के बनने के लिए क्या करें, सोचें। तो ये किया गया किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, यानी इसका आंसर क्या है, यूपी है। तो यूपी के बारे में जान लेते हैं, यूपी के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है 1950 से पहले, 1950 से पहले यूपी का नाम था संयुक्त प्रांत। यूपी का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। इंग्लिश में कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, प्रोविंस। लेकिन 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और यहीं से उत्तर प्रदेश की शुरुआत हुई। तो उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस हर साल कब मनाता होगा, वो है आपका 24 जनवरी को। 24 जनवरी आपको पता होना चाहिए सर, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नियुक्त कर लिए गए थे। ये वही तारीख है जहां संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी रखा गया था, उत्तर प्रदेश रखा गया था और उत्तर प्रदेश को संवैधानिक दर्जा मिला कब, 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस हर साल किस तारीख को मनाता है, वो है 24 जनवरी को। वो कब मनाता है, 24 जनवरी को। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या राज्य है। जनसंख्या देखिए सर 24 करोड़, यानी 140 करोड़ का जनसंख्या है, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना है, उत्तर प्रदेश का योगदान 24 करोड़ है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, वो है उत्तर प्रदेश। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं विधानसभा सीट, लोकसभा सीट कितना कितना है, एक बार बढ़िया से। पहले यहाँ के राज्यपाल देख लेते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और आपका मुख्यमंत्री का नाम तो भूलने लायक है नहीं, योगी आदित्यनाथ हमेशा खबरों में बने रहते हैं। चलिए विधानसभा सीट, विधानसभा सीट जो है वो है आपका 403। और आपके पास, आपको पता है इसके पास विधान परिषद भी है। विधान परिषद जो सीट है वो आपका है 100, वो क्या है 100। वहीं लोकसभा सीट, लोकसभा को हम LS कर देते हैं, लोकसभा सीट है वो है 80, लोकसभा सीट है वो है 80। और राज्यसभा जो सीट है वो है 31, राज्यसभा जो सीट है वो क्या है 31। और यूपी में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 75, जो नंबर ऑफ जिला है या डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं, जिला कर देते हैं। तो बिहार में 38 है, तो यार ऐसे तो सबसे ज्यादा जिला यूपी का है, ये बात तय रहा। लेकिन कितना एग्जाम में ये आता है, तो उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या जो है वो क्या कितनी है, 75 है। तो यूपी के बारे में जितना कुछ जानना चाहिए था आप सब जान पाए हैं आज। तो किस राज्य ने अपने राज्य के सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की घोषणा की है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, विधानसभा सीट है 403, विधान परिषद सीट है वो है 100, जिला की संख्या है आपका 75, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31। और पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। और आराम से इस सवाल को देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यार ऐसे कि उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, जो हाईकोर्ट है वो है आपका इलाहाबाद। वो कहाँ है, वो है इलाहाबाद, जिसकी स्थापना हुई थी 1866 में। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1866 में। अब देखिए बच्चा को एक दिन बताए थे कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी, कार्यपालिका राजधानी अलग है, न्यायपालिका राजधानी अलग है और विधायिका राजधानी अलग है। तो क्या लगता है आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है? उत्तर प्रदेश का विधायिका यानी जो वहाँ का विधानमंडल है और कार्यपालिका यानी कि वहाँ जो मुख्यमंत्री या राज्यपाल भवन है, दोनों लखनऊ में है। लेकिन न्यायिक जो राजधानी है यानी न्यायपालिका की जो राजधानी वो कहाँ है, इलाहाबाद। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो क्या बोलना है, इलाहाबाद। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च कोर्ट है उसका नाम है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। वो कहाँ पे है, वो इलाहाबाद में है। तो उत्तर, जैसे बिहार का क्या है, बिहार का मुख्यमंत्री राज्यपाल कहाँ रहते हैं, पटना में। बिहार का विधानमंडल कहाँ है या विधानसभा कहाँ है, पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में। तो आप बोल सकते हैं बिहार का कार्यपालिका राजधानी, विधायिका राजधानी, न्यायपालिका राजधानी सब कहाँ है, बिहार में। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो कहाँ है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 1866 को। तो देखिए इस सवाल को,
इसका PDF भेज दिया जाएगा अपलोड होने के तुरंत बाद, तो उसको जरूर लिखें। चलिए अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, ये हाल फिलहाल में बनाया गया है और बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, लेकिन हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सवाल मेरा क्या है, हाल ही में किस राज्य ने ओणम त्यौहार मनाया? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आप खुद देने की कोशिश करें, आप लोग समझदार हैं, टेस्ट सीरीज में बहुत बार ये आपका आया होगा, बहुत सारे एग्जाम में ये आता है, तो कोशिश करें आपका मारने का। बहुत सारे बच्चा का सही जवाब है, इसका जवाब जो है वो है केरल। इसका जो जवाब है वो क्या है? केरल। यानी ओणम जो मनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है। अब सर ये ओणम के बारे में सब कुछ बताइए, तो हम बताना स्टार्ट करते हैं ओणम त्यौहार के बारे में या ओणम फेस्टिवल के बारे में। और यार जो बताएंगे वो प्रीवियस आएगा, जो बताएंगे वो प्रीवियस एग्जाम में आया होगा और या आने की संभावना बनी होगी। ओणम जो मनाया जाता है वो केरल में आपका चिंगम महीना। अभी महीना कौन है सर? महीना कौन है? मलयालम कैलेंडर के अनुसार केरल में चिंगम महीना जो पहला महीना माना जाता है, किसके अनुसार? मलयालम कैलेंडर के अनुसार। जैसे आपको समझाते हैं, पहला जो मंथ चलता है ना, हम लोग का गॉर्गियन कैलेंडर चलता है, जनवरी फरवरी वो पहला है, लेकिन आपको पता है भारत में शक संवत चलता है। शक संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत से स्टार्ट होता है। उसी तरह केरल की जो भाषा है वो है मलयालम में एक अलग तरह सा कैलेंडर चलता है, और उस कैलेंडर में पहला महीना का नाम क्या है? चिंगम महीना। इसका नाम क्या है? चिंगम महीना का पहला दिन ही मनाया जाता है ओणम। चिंगम महीना। तो आपके एग्जाम में अगर आता है कि आम बच्चा याद करिएगा कि ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? केरल से। तो अगर एग्जाम में आता है कि केरल के मलयालम कैलेंडर के अनुसार किस मंथ में ये ओणम आता है, तो उसका आंसर क्या है? चिंगम। इसका नाम क्या है? चिंगम। और ये आमतौर पे होता है अगस्त सितंबर के महीना में। ये आमतौर पे कब होता है? अगस्त सितंबर के महीना में, ठीक है। और ये ओणम का जो त्यौहार है ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण क्या है आपको बताते हैं। ये फसल कटाई का त्यौहार है। फसल कटाई यानी जब फसल कटने लगता है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। और किसके देवता के रूप में मनाया जाता है? महाराजा बलि के देवता के रूप में मनाया जाता है। जैसे रामनवमी हम राम जी के मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के याद में मनाते हैं, उसी तरह ओणम त्यौहार जो है वो किस देवता को समर्पित है? वो है महाराजा बलि। अब ये क्या है तो कहानी समझाते हैं सर। महाराजा जो बलि थे वो एक असुर के राजा थे, लेकिन ये महान परोपकारी व्यक्ति थे, दयालु व्यक्ति थे। अब जितने भी देवी देवता थे सब परेशान थे, किसके शक्ति से? महाराजा बलि के शक्ति से। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि क्यों ना महाराजा बलि की हत्या कर दी जाए। अब कैसे? तो दानवीर इंसान थे, उन्होंने क्या किया? वामन अवतार लिया। वामन मतलब क्या है? साधु का वेश, एक नाटा आदमी बन गया, हाथ में छतरी है, आप लोग देखे होंगे। वामन अवतार लिया और महाबली के सामने गया और बोले भिक्षाम देहि। बोले क्या चाहिए बोलिए? तो बोलता है हमको 3 पग चाहिए, यानी 1 2 3, यानी 3 स्टेप हमको चाहिए। तो बोला कुछ बड़ा मांगिए, तनी इंसान 5 फुट का है ये, आप कितना नाप लीजिएगा? उस समय कोई जमीन का वैल्यू नहीं होता था, राजा के पास बहुत सारा जमीन था। बोला नहीं हमको 3 पग चाहिए। तो क्या हुआ? वामन अवतार में विष्णु जी क्या हुए? बहुत बड़े विशाल काय हुए, एक पग में नाप लिए आपका कौन? स्वर्ग को। एक पग में नाप दिए पताल को। स्वर्ग मतलब ऊपर, पताल मतलब धरती के नीचे। अब कुछ बचा नहीं, तो वो राजा बलि बोला अब क्या कीजिए कि 2 पग में तो पूरा नाप नहीं। बोला 1 पग तुमने सर पे रख देते हैं। तो एक सर पे रख दिया तो धस गया और इस तरह मर गया। कौन? महाराजा बलि। लेकिन कहा जाता है सर जो वामन अवतार में जो विष्णु का अवतार था, उनका कहना था वो बहुत प्रसन्न हुए थे। किससे? महाराजा बलि से। उनका कहना था कि तुमको केरल की जनता जो है या दक्षिण भारत की जनता है एक दिन याद करेगी, इसीलिए तुम उस दिन आना और अपना आशीर्वाद देना। इसीलिए ओणम त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि केरल के लोग ये सोचते हैं कि महाराजा बलि आएंगे और उन लोगों को क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। तो ओणम त्यौहार का संबंध किससे है? महाराजा बलि से। और किस लिए मनाया जाता है? फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार किस महीने मनाया जाता है? चिंगम महीने में मनाया जाता है। और भी हम जान लेते हैं अन्य अन्य राज्य का त्यौहार। चलिए अब हम जान लेते हैं। चलिए पोंगल जो त्यौहार है वो है तमिलनाडु का। वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो याद रखना है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य का है? वो है तमिलनाडु का। आगे उगाड़ी
उगाड़ी जो त्यौहार है वो कर्नाटक का भी है और आंध्र प्रदेश का भी है, और आंध्र प्रदेश का भी है। याद रहे सर कि ये दोनों सवाल खूब आया है, ये दोनों सवाल खूब आया है। याद रहे सर दोनों ऑप्शन में नहीं रहता है, दोनों ऑप्शन में नहीं रहता है। उगाड़ी नामक त्यौहार का संबंध किस किस राज्य में है? नागालैंड, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। फिर उगाड़ी नामक त्यौहार का संबंध किससे है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। तब आंसर क्या होगा? कर्नाटक। दोनों अगर ऑप्शन में रहा तो दोनों आंसर होगा, दोनों ऑप्शन में रहा दोनों आंसर होगा। तो यार ये सर ओणम बच्चा बच्चा जानता है, पोंगल बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये सवाल बहुत तगड़ा है, खासकर एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल में, दोनों में, ये तीनों में एग्जाम में आता है। कौन? उगाड़ी नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पोंगल कहाँ? तमिलनाडु। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ये फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है और किसकी यादें मनाया जाता है? महाराजा बलि की यादें मनाया जाता है। और केरल मलयालम कैलेंडर के अनुसार किस महीना मनाया जाता है? चिंगम महीना के में मनाया जाता है। आराम से इस सवाल को देख लीजिए। तो आप जाने कि केवल ओणम त्यौहार नहीं, उसके अलावा भी आप जाने ओणम त्यौहार का महत्व वहां के लोगों के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल बड़ा प्यारा है, सवाल जाने हम। हाल ही में भारत का पहला वल्चर नेटवर्क पोर्टल, पोर्टल एक तरह का वेबसाइट होता है जहां पर आप सर्च मार सकते हैं किसी चीज को, उसको कहते हैं पोर्टल। और यहाँ पोर्टल का नाम क्या है? वल्चर। वल्चर को आपको पता है सर, गिद्ध कहते हैं। गिद्ध एक भारी भरकम पक्षी होती है, ठीक है, जिसका वजन बहुत ज्यादा भारी होता है। हाल ही में भारत का पहला वल्चर नेटवर्क पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया? तो चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका असम। इसका आंसर है वो असम। लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए सर, असम की सरकार ने क्या किया? असम की सरकार ने क्या किया? असम में जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए किसके प्रति? गिद्ध के प्रति। गिद्ध के प्रति कि गिद्ध की संख्या धीरे धीरे घट रही है, लोगों को जागरूक किया जाए कि गिद्ध का महत्व आपका प्रकृति के लिए कितना है, कितना उसका बचाव करना, संरक्षण करना जरूरी है, और कैसे कैसे संरक्षण किया जाएगा। अब ये वेबसाइट जाइए, आपको सारा वेबसाइट में असमिया भाषा में आपको मिल जाएगा। तो अभी भी अगर आप सर्च करना चाहे तो वल्चर नेटवर्क पोर्टल आप सर्च मार सकते हैं, लेकिन ये वो असम सरकार में है, या तो इंग्लिश में होगा या तो आपका असमिया लैंग्वेज में होगा, या तो असमिया लैंग्वेज में होगा। यानी असम की जनता को जागरूक करने के लिए असम सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है वल्चर नेटवर्क पोर्टल। किस राज्य में है? असम में है। किस राज्य में है? असम में है, ठीक है। और ये इस पोर्टल का उद्देश्य क्या था? ज्ञान और जागरूकता फैलाना, ज्ञान और जागरूकता फैलाना, जागरूकता फैलाना किसके प्रति? गिद्ध के प्रति। क्योंकि आपको पता है सर, गिद्ध जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर रहा है, विलुप्त हो रहा है। पहले बच्चा में आपको गिद्ध नजर आता था कभी कभी, अभी भी नजर आता है, लेकिन जो नजर आने की जो संख्या है वो क्या हो गया? बहुत कम हो गई। पहले बहुत बड़ी संख्या में नजर आता था, अब बहुत कम संख्या में नजर आता है। तो असम सरकार ने कहा कि संरक्षण करना पड़ेगा, किसका? गिद्ध का। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया? वल्चर नेटवर्क पोर्टल खोला। तो चलिए आपको बताते हैं असम में मेरा कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है। असम में राष्ट्रीय उद्यान यानी जानवरों को, पेड़ पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। तो असम में देखते हैं कौन कौन प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? असम में। देखिए यहाँ इंडिया ज्योग्राफी का सवाल आ गया, राष्ट्रीय उद्यान। तो एक करके हम सबके बारे में जानेंगे, एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है काजीरंगा। उसका नाम क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है सर, एक सिंग वाले गेंडा के लिए वर्ल्ड फेमस है। कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में और असम में। इसके अलावा कौन कौन? चलिए, मानस, नाम क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। चौथा नामेरी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा ओरांग, पांचवा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा जगह नहीं है तो हम यहाँ पांचवा लिख देते हैं। पांचवा है रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। जो सातवां है वो है देहिंग, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो आप देखिए
कितना कितना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, 5 इधर 2 इधर 7, तो लीजिए आपको टोटल याद हो गया आपका। तो असम में कुछ भी पूछिए, नियमित वैसे कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है या असम में है, तो उसके लिए आज के बाद आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितना है आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे फेमस काजीरंगा, जो बच्चा जानता है, बच्चा जो देखिए सर 10 साल का हमको भी अनुभव है, बच्चा ज़्यादा जानता है पहला 3, बच्चा ज़्यादा जानता है पहला 3, पहला सब जानता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उससे थोड़ा सा मेहनती है तो मानस भी जानेगा, उससे थोड़ा सा मेहनती है डिब्रू सिकोबा जानेगा, उसके बाद बोलेगा खत्म, उसके बाद खत्म। शायद संजोग होगा कि उसको नामेरी और औरांग के बारे में पता होगा, और ये दोनों तो खैर फिर तो वो समझ ही जाए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, सब किस राज्य में है? सब असम में है। और याद रहे सर, इसको सिर्फ रटना नहीं है, आपको घर जाके या घर में है तो आप कॉपी में इसको लिखें ताकि आप इसको याद कर पाएं, तो आराम से जल्दी से देखिए। अब थोड़ा असम के बारे में और जान लेते हैं। राज्यपाल इसके हैं, वो हैं आपका लक्ष्मण आचार्य इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री का नाम तो बहुत फेमस है सर, हमेशा खबरों में बने रहते हैं, हेमंता विश्व शर्मा। ये हेमंता विश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जानते हैं असम में जिला की संख्या 35 है। असम की जिला की संख्या कितनी है? 35। बिहार में कितना है? 38, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 35 है, वहाँ 38 है बिहार में। चलिए आगे। विधानसभा सीट है 126, विधानसभा सीट है आपका 126, वहाँ विधान परिषद नहीं है। लोकसभा सीट है वो है 14 और राज्यसभा सीट जो है वो है 7। वो क्या है? 7। तो थोड़ा बहुत आपको बता दिया गया है किसके बारे में, वो है असम के बारे में। तो भलचल नेटवर्क पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? असम के द्वारा। और क्या है भलचल नेटवर्क पोर्टल? तो गीत के बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाने के लिए ये वहाँ की सरकार ने लॉन्च किया। असम में टोटल 7 अभी हैं आपका राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सिखोवा, नामेरी, ओरांग, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। और असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। विधानसभा सीट 126, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और असम में जिला की संख्या कितनी है? वो है 35। तो याद रहेगा, एक बार आराम से इसको देख लें, आराम से देखें, मेमोराइज करने की कोशिश करें सर। फैक्ट से भरा हुआ है, फैक्ट से भरा हुआ है, करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर के साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब देने की कोशिश किया गया है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अनुतीन चार्न विराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी? ठीक है, ये महिला है सर। तो अनुतीन चार विराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी? तो म्यांमार ऑप्शन में है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका थाईलैंड। इसका जो आंसर है वो है थाईलैंड, यानी अनुतीन चार विराकुल। तो अनुतीन याद रखिए थाईलैंड, अनुतीन तो थाईलैंड, यानी अगर आप उत्तीर्ण हो जाइएगा एग्जाम में तो पापा बोले वो कहाँ भेजेंगे? थाईलैंड भेजेंगे, याद रखना है, याद कर लीजिए आप, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? वो है बैंकॉक राजधानी है। और इसका जो करेंसी है वो है भात। वो क्या है? वो है आपका भात। इंग्लिश में स्पेलिंग यही है, हिंदी में कोई इसको बात बोलता है, कोई इसको बाट बोलता है। तो आपको जो बोलना है बोलिए, ओरिजिनल तो भात होता है, ठीक है, BAST। ये है आपका थाईलैंड की मुद्रा, ये है थाईलैंड की मुद्रा है। तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? वो है भात। और राजधानी क्या है? बैंकॉक। और वहाँ के नए PM का नाम क्या है? अनुतीन चार विराकुल, चार विराकुल। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगला सवाल, ये भी सवाल बहुत अच्छा है सर। कोई इंसान अपने दम पे कहाँ तक पहुँच सकता है, इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो है इस व्यक्ति का नाम, वो है इस व्यक्ति का नाम। आप ये अरमानी कंपनी का नाम आप बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग में सुने होंगे, गुची अरमानी, बहुत सारा गाना है जैसे गुची अरमानी या अरमानी अलग से बोला जाता है। तो अरमानी कंपनी के संस्थापक जॉर्जियो अरमानी का हाल ही में निधन हो गया, यानी फैशन कपड़ा बनाती है, आपका बैग बनाती है, शूज बनाती है, फैशन वेयर बनाती है। ये अरमानी कंपनी के संस्थापक जॉर्जियो अरमानी का हाल ही में निधन हो गया। उसका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है वो है इटली से। कहा जाता है सर
92 साल में इनकी मृत्यु हुई और इनका कोई बच्चा नहीं था। तो अब इनका जो पैसा होगा, जायदाद होगा, उनके लिए बहुत सारा लोग सामने आ गया है। इनकी बहन का बेटा, इनका चाचा का बेटा सब आ गया है कि भैया ये मरे हैं, अपना वंश छोड़ के नहीं मरे हैं, तो उनका संपत्ति के लिए खूब लड़ाई चल रहा है इटली में। तो ये जो जॉर्जियो अरमानी है, जो अरमानी कंपनी के संस्थापक हैं, अरमानी जो कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में कहाँ? मिलान पड़ता है इटली में। मिलान कहाँ पड़ता है? इटली में। आपको पता है अरमानी जो कंपनी वो कहाँ की है? इटली में है। यानी इटली में अरमानी के अलावा कई सारी कंपनी है इटली में। विभिन्न कंपनियां जो फैशन जगत में बहुत बड़ा कंपनी है सर। यानी अरमानी तो इटालियन ब्रांड है ही, इसके अलावा भी कई सारे ऐसा ब्रांड है जो आप डेली लाइफ में सुनते, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये जो ब्रांड है वो कहाँ का है। तो हम क्या करते हैं, जितना ही बड़ा ब्रांड है जो आप सुनते हैं वो नाम लिख देते हैं ताकि पता चले वो किस देश का है। वो है इटली का। तो जानने हैं आप, इसका नाम तो सुने होंगे सर, गुची। इसका नाम सुने होंगे, डुप्लीकेट बहुत मिलता है आपका मार्केट में। गुची, प्राडा, सब लग्जरी ब्रांड है, सब जो है लग्जरी ब्रांड है। एक एक जूता जो 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख का आता है। गुची है, प्राडा है, वर्सा से आपका वैलेंटिनो, फेंडी। तो आप लोग बहुत सारा नाम सुनेंगे, बहुत सारा नाम नहीं सुनेंगे, तो कोई बात, अभी सुन लीजिए। गुची, प्राडा, वर्सा से, आगे वैलेंटिनो, फेंडा, डॉल्चे एंड गवाना जिसको DNG बोलते हैं, सब कहाँ का ब्रांड है? इटली का ब्रांड है। तो हमेशा याद रखिए कि इटली जो है फैशन जगत में बहुत बड़ा नाम। लेकिन आपको पता है सर, फैशन नगरी, विश्व की फैशन नगरी कहा जाता है फ्रांस की राजधानी पेरिस को। ठीक है, कैपिटल ऑफ वर्ल्ड फैशन, यानी विश्व की फैशन नगरी की राजधानी किसे कहा जाता है? वो है पेरिस। जो किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो इटली में भी बहुत बड़ी ब्रांड है, लेकिन अगर फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलिएगा तो उसका आंसर क्या होगा? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो आज का सवाल समझ में आया। अरमानी कंपनी के संस्थापक जॉर्जियो अरमानी का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? उनका संबंध था इटली से। तो ये 8 करंट अफेयर था सर जो आपको बताया गया है। बस आपको क्या करना है, आपको मन लगा के पढ़ना है, देखना है, और जो समझ में नहीं आया, जो आपको तकलीफ आ रहा है या आपको जो लग रहा है कि अटपटा टाइप का है, उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दे, उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया गया है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो उसको और सुधारने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान 100% हो नहीं सकता है। सुधार का दौर उसमें जारी रहना चाहिए। तो हम मानते हैं कि हम अभी तक 100% नहीं है, लेकिन सुधार करते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा। बस कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का क्लास वो कैसा लगा। और आपको एक सवाल दिया गया था, वो सवाल का बता देते हैं फिर से। वो सवाल था, बम्बई हाई कोर्ट महाराष्ट्र के अलावा और किन किन राज्य का हाई कोर्ट है, या किन किन केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल। तो कल के लिए बने रहिए। ग्रुप डी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिहार SSC का फॉर्म अच्छे से भरे सर, फॉर्म भरने में गलती ना करें। ऑफिस अटेंडेंट का भी फॉर्म भरने में गलती ना करें, और आपका AUDO का फॉर्म भरने में गलती ना करें। बिहार स्पेशल एक बैच स्टार्ट होगा आपका, बस उसके लिए इंतजार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज से वहीं समाप्ति। धन्यवाद।